हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स की रिवीजन क्लासेस की। ये रिवीजन क्लासेस हम बाइलिंगुअल करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये मॉर्निंग में आपको 11 बजे और इवनिंग में आपको 7:30 पे क्लासेस मिलेंगी, तो देखना ना भूलेगा। ये सारे क्वेश्चंस हम पहले करा चुके हैं। रिवीजन क्लासेस का मतलब होता है हम उन्हीं को आपको रिवाइज कराएंगे, जिससे कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाए अगर आप भूल गए हैं तो। और इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस आपने पहले कर रखे हैं, ये सारे आपको आते हैं। तो रिवीजन क्लासेस हम ये करेंगे। और इसके अलावा कोई और भी आपकी क्वेरी लगती है तो आप ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे मेरे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑडिटिंग इज कंपलसरी। अब जो ऑडिटिंग है वो हमारा कंपलसरी किस कंपनी के लिए है वो हमें बताना है। ऑप्शंस हैं इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन सोल ट्रेडिंग, इन पार्टनरशिप और ऑल ऑफ द अबव। देखिए, ऑडिटिंग की बात की जा रही है तो ये आप सबको पता है। सोल ट्रेड क्या होता है, जिसमें एक पर्सन होता है और वो पर्सन में जो भी उसके प्रॉफिट्स होंगे, कंपनी के जो भी उस बिजनेस के लॉस होंगे, उसको उसी को बेयर करना है, कोई और पर्सन उसके लिए लायबल नहीं है। और पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, दो से अधिक लोग होते हैं, दो या दो से अधिक, और उसमें वो लोग म्यूचुअल कंसेंट से अपनी जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी वो कंडीशंस बनाते हैं, उसके बेसिस पे वो बिजनेस करते हैं। यानी इन दोनों ही बिजनेस के अंदर कोई बाहर से पार्टी नहीं आई है इन्वेस्ट करने। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, कोई भी शेयर होल्डर हमें नहीं पता कहाँ रहता है, क्या है। इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनका पैसा उसमें लगा होता है। तो यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है ऑडिटिंग को करना, जिससे कि ट्रू और फेयर इंफॉर्मेशन, पोजीशन, जो भी कंपनी में काम हो रहे हैं, जो भी बुक्स में प्रेजेंट की जा रहे हैं रिकॉर्ड्स, वो सही है या नहीं, ये सारी चीजें शेयर होल्डर्स को पता होनी चाहिए। और वो किससे पता करते हैं, वो पता करते हैं ऑडिटिंग रिपोर्ट से। तो यहाँ पे ऑडिटिंग हमारा कंपलसरी है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। सोल ट्रेडिंग के लिए ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं है, और ना ही पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। वो ये डिपेंड करता है कि वो लोग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। द वर्ड ऑडायर मीन्स, ऑडायर का वर्ड जो है उसका क्या मतलब होता है। टू टेल, टू हियर, टू डिस्कस और टू शो। तो देखिए, अगर हम बात करें ऑडायर की, तो ऑडायर वर्ड जो है वो हमारा लैटिन भाषा का वर्ड है, जिससे ऑडिटिंग हमारा शब्द बना। और इसका अर्थ होता है टू हियर, यानी कि सुनना। ऑडिटिंग में भी क्या होता है, क्लाइंट की जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो वो डिस्कस करता है, वो सारे सुनकर उनको चेक करना एक ऑडिटर का काम होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा टू हियर। ठीक है, हियर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हियर कर लीजिएगा, HEAR। ठीक है, टू हियर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपलसरी फॉर। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारा कंपलसरी क्यों है, ये हमें यहाँ पे बताना है। किसके लिए है, ऑल पब्लिक कंपनीज, ऑल प्राइवेट कंपनीज, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज, या फिर ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी ऑडिट की, तो यहाँ पर ये हमारा कंपलसरी किसके लिए होता है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है वो हमारा कंपलसरी होता है दोनों तरह की कंपनी के लिए, फिर वो चाहे हमारा प्राइवेट कंपनी हो या फिर हमारा पार्टनरशिप, वो सॉरी पब्लिक कंपनी हो। क्योंकि यहाँ पर कंपनी एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया है जिसके द्वारा स्टैट्यूटरी ऑडिट बनाना हमारा कंपलसरी हो जाता है। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सारे प्रोविजन डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज आप एक बार 2013 की जो भी नॉर्म्स हैं आप उनको पढ़िए, वहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों के लिए ही कंपलसरी कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर हम कल का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। गोपाल जी शर्मा का एक कमेंट था, उन्होंने बोला था कि पीरियोडिक ऑडिट
और हमारा कंटिन्यूस ऑडिट में उन्हें कंफ्यूजन है। तो देखिए कंटिन्यूस ऑडिट होती है, ये हमारी कंटिन्यूस बेसिस पर होती है। इसमें कंपनी के स्टाफ भी हो सकते हैं, कंपनी का मेन अपॉइंटमेंट ऑडिटर भी हो सकता है। अब स्टाफ इसलिए होगा क्योंकि कई कंपनियां अलग से किसी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करती हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं या किसी अदर पर्सन को भी वो वहां पर इनको जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको चेक करने के लिए रख सकते हैं। तो या तो स्टाफ मेंबर्स होंगे या फिर ऑडिटर कंपनी के रिकॉर्ड्स को डेली चेक करेगा। अब वो डेली भी ऐसे हो सकता है, फोर्टनाइट हो सकता है, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, ठीक है। इस बेसिस पे डेली उसको चेक किए जाएंगे, और अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट करता है तो डेली विजिट कर सकता है कभी भी कंपनी के अंदर। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस ऑडिट, लगातार होगी वो ऑडिटिंग। और यहाँ पर पीरियोडिक ऑडिट की बात करें तो पीरियोडिक ऑडिट वो ऑडिट होती है जो हमारी एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, और ये हमारी तभी प्रिपेयर होगी जब हमारे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आपको पता ही है फाइनल अकाउंट हमारे लास्ट में प्रिपेयर किए जाते हैं। जब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं उसके बाद आता है बैलेंस शीट की बारी। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद हमारी पीरियोडिक रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। तो इतना ही डिफरेंस है इसमें। और हम जब टाइप्स ऑफ ऑडिट को डिस्कस करेंगे थ्योरी क्लास में तो हम वहां भी इनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि इनके एडवांटेज, लिमिटेशंस, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं। और अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर हो गया है तो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कोई भी टॉपिक हो तो उसको भी बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो उसको बता सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में उनको फिर से डिस्कस कर लेंगे। बीच में हम इसलिए डिस्कस नहीं करते फ्रेंड्स क्योंकि एक टाइम होता है उसके अंदर ही मुझे अपनी क्लास कंप्लीट करनी होती है, और अगर मैं बीच में आप लोगों के क्वेश्चंस करूंगी तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज आप ना क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दिया करिए कि ये वाला क्वेश्चन नंबर है। वैसे क्वेश्चन नंबर मैं ही नोट नहीं करती, बट आप थोड़ा सा क्वेश्चन भी दिया करिए कि ये वाला क्वेश्चन है, तो उसके बेसिस पर हम उसको नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The existence of a good system of internal check reduces to a great extent of। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरनल चेक की। कल हमने इंटरनल चेक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जिसमें आपको इंटरनल चेक क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अपनी थ्योरी क्लास में इंटरनल चेक को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी में देख लेते हैं। आंतरिक जांच की एक अच्छी प्रणाली का अस्तित्व काफी हद तक कम हो जाता है किसके द्वारा, मतलब क्या कम हो जाता है उससे। ऑडिटर का वर्क कम करने की बात करता है, ये लाइबिलिटी कम हो जाती है, नाइदर वर्क नॉट द और लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, या फिर बोथ द वर्क एंड द लाइबिलिटी। हमको बताना है कि अच्छा अगर इंटरनल चेक एक अच्छा होगा सिस्टम हमारे पास तो उससे हमारी क्या चीज क्या कमी हो कमी जो है वो हो जाएगी वहां पे। बर्डन कम हो जाएगा हमारे ऑडिटर का, या उसका काम कम हो जाएगा, उसकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, क्या कम हो जाएगी। तो देखिए इंटरनल चेक में मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या होता है। इंटरनल चेक के अंदर जो भी कंपनी होती है उसके अंदर जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स किए जा रहे हैं डेली बेसिस पर उन सबको चेक किया जाता है कि सही वो कर रहे हैं नहीं, उनका पोस्टिंग अकाउंट में सही से हो रही है नहीं, ये सारी चीजें इंटरनल चेक के अंदर देखी जाती हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जो भी स्टाफ मेंबर्स वहां पे काम कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं या नहीं, उनको जितना टारगेट दिया गया है उनको उन्होंने अचीव किया है या नहीं, ये सारी चीजें इंटरनल चेक के अंदर देखी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर ये सारी चीजें पहले ही चेक कर दी जाएंगी तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलेगा, वो मिलेगा हमारे ऑडिटर को। अब ऑडिटर को वो बेनिफिट किस रूप में मिलेगा अब आपको वो बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कि वो क्या होगा या किस रूप में यहाँ पे उसको बेनिफिट मिलेगा, तो वो मिलेगा उसके काम से। क्योंकि देखिए ऑडिटर को वो सारा फिर से चेक नहीं करना पड़ेगा, वो पहले से ही इंटरनल चेक किया गया है और सही तरीके से किया गया है, तो बस उसको क्या करना होगा, वो रिकॉर्ड लास्ट में चेक करेंगे ऑडिटर, और उसके साथ ही साथ जो भी वाउचर होगा उसको उससे मिलान कर लिया जाएगा। और अगर वहां पे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो अपनी प्रोसेसिंग को आगे स्टार्ट करेंगे और बाद में एक रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करके दे देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ऑडिटर का काम जो है वो कम हो जाएगा अगर इंटरनल चेक वहां पे किया जा रहा है। और अगर कंपनी में इंटरनल चेक नहीं किया जा रहा है तो वहां पर क्या होगा,
ऑडिटर को पहले इंटरनल चेक वाला काम करना होगा, उसको पहले ये देखना होगा कि कंपनी के रिकॉर्ड सही से मेंटेन है या नहीं। अगर वही मेंटेन नहीं होंगे तब तक वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर सकता, अपना जजमेंट नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इंटरनल चेक से क्या होता है, वो जो ऑडिटर है उसका काम कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल ऑडिट रिपोर्ट वाज फर्स्ट ब्रॉट आउट बाय, यानी कि सोशल ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सबसे पहले कौन लेकर आया था? टेस्को कंपनी, यूटीआई, बेल या फिर एयर इंडिया? तो देखिए यहाँ पर हम सोशल ऑडिट रिपोर्ट की बात करें, जब भी ऑडिटिंग से क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं कि सबसे पहले इसको किसने फॉलो किया, कौन ये कॉन्सेप्ट लेकर आया था, इसका मीनिंग क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा याद रखने हैं और इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो यहाँ पर हम सोशल ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो सोशल ऑडिट रिपोर्ट सबसे पहले टिस्को के जो ओनर थे वो लेकर आए थे सबसे पहले। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिस्को कंपनी। ठीक है, इसमें ज्यादा डिस्कस करने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्किंग पेपर्स विच कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट वर्क डन आर दी प्रॉपर्टी ऑफ। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो काम करने वाले कागजात हैं जिसमें ऑडिट कार्य को रिकॉर्ड होता है वो हमारी संपत्ति है। किसके लिए संपत्ति कहलाई जाएगी? कंपनी के लिए, ऑडिटर के लिए, कंपनी और ऑडिटर बोथ, या फिर कंपनी लॉ बोर्ड के लिए? तो वर्किंग पेपर्स बताने हैं वो किसके लिए असेट्स कहलाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि वर्किंग पेपर्स की, अब वो वर्किंग पेपर्स किस पर्पज से क्रिएट किए गए हैं? वो बनाए गए हैं जब भी ऑडिटर ने जो भी एनालाइज किया कंपनी में, जो भी उसको फाइंडिंग्स निकल कर आई उसको उन्होंने पेपर पे लिखा है। तो वो उसके लिए क्या है, वो मेन पॉइंट है जिसके बेसिस पर वो रिपोर्ट अपनी प्रिपेयर कर सकता है और अपना जजमेंट दे सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा तो किसकी हेल्प से करेगा? वर्किंग पेपर की हेल्प से। और अगर वर्किंग पेपर नहीं हुए तो सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर को होगा, क्योंकि वो रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिपोर्ट प्रिपेयर करने में ये वर्किंग पेपर उसकी बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए यहाँ पे असेट्स की बात की गई है, प्रॉपर्टी की बात की गई है, तो ये ऑडिटर के लिए प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा। उसको उसे सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी से ही उसको अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा ऑडिटर राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी को उन पेपर से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी को तो सिर्फ क्या चाहिए? रिपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी कट जाएगा। बोथ नहीं होगा, कंपनी लॉ बोर्ड को भी कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बस आपको प्रोविजंस रूल्स दे दिए हैं, उनको फॉलो करना कंपनी का काम है। और कंपनी वो फॉलो किस तरह से करेगी? ऑडिट करा के। और ऑडिट रिपोर्ट उसको बस चाहिए, अब वो कैसे भी पेपर की करे एक ऑडिटर, वो ऑडिटर के ऊपर है। तो यहाँ पर जो हमारे असेट है, अगर हम असेट की बात करें तो वो सिर्फ वो वर्किंग पेपर जो है सिर्फ एक ऑडिटर के लिए है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैकेंसी कॉज्ड बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड ओनली बाय। अब यहाँ पर बात की जा रही है, अगर किसी भी तरह की कोई वैकेंसी है ऑडिटर की पोस्ट पर तो वो किसके द्वारा भरी जाएगी? द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द कंपनी लॉ बोर्ड, या फिर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी? अब यहाँ पे वैकेंसी की बात की जा रही है कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी लॉ बोर्ड, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग में अपने वोट से वहां पर एक ऑडिटर अपॉइंट करते हैं कि हाँ इस पर्सन को एक अपॉइंटमेंट देना चाहिए, या फिर इस पर्सन से हम चाहते हैं कि ये इस कंपनी का ऑडिट करे। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे शेयर होल्डर्स का। अब यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स इसलिए नहीं आते क्योंकि ये ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है किसके लिए प्रिपेयर की जा रही है? सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए। अगर यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर कंपनी का कोई भी हेड है वो इनको अपॉइंट करता है तो वहाँ पे शेयर होल्डर के मन में यही बात बनी रहेगी कि इन लोगों ने अपॉइंट किया है, हो सकता है ये सही से रिपोर्ट ना दे, ये कंपनी को ही अच्छा बताएगा, हो सकता है कि ये उनके अंडर में रह के काम करे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो अपॉइंट किए जाते हैं ऑडिटर वो शेयर होल्डर के थ्रू किए जाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी लॉ बोर्ड या मैनेजिंग डायरेक्टर का इनमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
Under the Companies Act, the statutory cost audit is conducted as per the provisions of, अब हमें यहाँ पे बताना है कंपनी एक्ट में किस प्रोविजन के अंदर हमारी जो स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट है वो कंडक्ट की जाती है। सेक्शन 209 सबसेक्शन डी, सेक्शन 233 सबसेक्शन 3, सेक्शन 23 सबसेक्शन बी या फिर सेक्शन 224। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप 233 कर लीजिए, 233, ठीक है, सबसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो हमारी किस प्रोविजन के अंदर बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट जो होती है वो सभी प्रकार की कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं होती, ये सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए कंपलसरी होती है जिन्हें 209 सबसेक्शन डी के अंतर्गत लागत जो अकाउंट्स हैं उनको रखना जरूरी होता है, और अगर वो उन बुक्स को रखेंगे तो वहां पर उनका ऑडिट कराना भी उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा। तो 209 के अंदर तो ये बताया गया है कि जो बुक्स हैं उनको किस तरह से मेंटेन करना है। और जो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑडिट की, तो देखिए ऑडिट की बात हमारी बताई गई है प्रोविजन हमारे सेक्शन 233 सबसेक्शन बी में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुक से रिलेटेड बात की गई है 209 सबसेक्शन डी में, और अगर हम ऑडिट की बात करें तो ये की गई है सेक्शन 233 सबसेक्शन बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उनको अरेंज करना है। देखिए फर्स्ट है हमारा ऑडिट रिपोर्ट, फिर है ऑडिट नोटबुक, ऑडिट प्रोग्राम या फिर ऑडिट फाइल्स। अब इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सा पेपर जो है कब प्रिपेयर किया जाता है या फिर किस हिसाब से उनको हम प्रिपेयर करेंगे अगर हमें ऑडिट करवानी है तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऑडिटिंग की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, एक ऑडिट प्रोग्राम। और आपने ऑडिट प्रोग्राम कल ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है, जिसके अंदर सारी चीजें ही मेंशन होते हैं कि एक ऑडिटर को क्या कैसे करना है, किस तरह से चेक करना है, ये सारी चीजें ऑडिट प्रोग्राम के अंदर है। तो सबसे पहले तो हमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तभी हम एक ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, उसको इसके रूल्स समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया, ऑडिट प्रोग्राम। तो यानी देखिए ये है हमारा 1, ये है 2, ये है 3 एंड ये है 4। तो सबसे पहले आ गया ऑप्शन 3। अब देखिए ऑप्शन 3 सबसे पहले है तो हमारा बी ऑप्शन कट गया एंड ऑप्शन डी कट गया। तो आप एलिमिनेशन से करा करिए ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 आ गया। अब देखिए ऑडिट प्रोग्राम हमने बना लिया। ऑडिट प्रोग्राम बनाने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पर जो भी ऑडिटर है वो वहां पर कोई भी चीज चेक करेगा तो उसको क्या करेगा, अपनी नोटबुक में नोट करेगा। तो उसके बाद क्या आ जाएगी, ऑडिट नोटबुक, यानी कि ऑप्शन 2। अब देखिए ऑप्शन 2 यहाँ पे सी भी कट गया, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ही बचा, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। 3 हो गया, 2 हो गया, अब बचा 1 एंड 4। तो आप सबको पता है ऑडिट रिपोर्ट सबसे लास्ट में आती है और ऑडिट फाइल उससे पहले प्रिपेयर की जाती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा, 4, फिर आएगा 1। ये होगा हमारा सीक्वेंस 3 2 4 1, जो कि ऑप्शन ए है। सबसे पहले प्रोग्राम डिसाइड किया जाएगा, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एक ऑडिटर को काम करना होगा, वो नोटबुक प्रिपेयर करेंगे। नोटबुक प्रिपेयर करने के बाद ऑडिट फाइल प्रिपेयर की जाएगी। ऑडिट फाइल प्रिपेयर करने के बाद सारी फाइंडिंग सब तरह के एनालाइज वाउचिंग करने के बाद उसको चेक करने के बाद जो भी एविडेंस होंगे एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी, जो कि एट लास्ट होती है। तो ऑडिट रिपोर्ट हमारी सबसे लास्ट में आती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी कर सकते थे। आप सबको पता है कि ऑडिट रिपोर्ट सबसे लास्ट में प्रिपेयर की जाती है, तो ऑप्शन 1 हमारा सबसे पहले है ऑडिट रिपोर्ट। अब देखिए ए 1 ऑप्शन हमारा लास्ट में किसी में नहीं दे रखा, ये दे रखा है सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बस अपना कॉमन सेंस लगाना होगा और उसके बेसिस पर भी आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। वैसे भी ऑडिटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बाकी तो आप थोड़ा सा भी अगर आपने और भी चीजें पढ़ी हैं, अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हो, उसके बेसिस पर भी आप इनके आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय। अब एक इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो किसके द्वारा रिमूव किया जाता है, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर या फिर गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर की बात की जा रही है। इंटरनल यानी कि जो कंपनी के अंदर कंपनी के रिकॉर्ड्स को चेक करेगा, ठीक है। अब कंपनी के अंदर के सारे कामों को देखेगा वो,
कि सही से लेजर में तो पोस्टिंग नहीं हुई है, लेजर में पोस्टिंग अगर कर दी गई है तो उनको उनकी सब्सिडरी बुक्स जो है उनमें सही से पोस्टिंग करी है या नहीं, ये सारे इंटरनल ऑडिटर के काम होते हैं। ठीक है, जो कि इंटरनल ऑडिटर किसका पार्ट होगा, इंटरनल कंट्रोल का। ऑडिटर मैंने कल आपको बताया था इंटरनल ऑडिट कौन करेगा, इंटरनल ऑडिटर, और इंटरनल ऑडिट किसका पार्ट है, इंटरनल कंट्रोल का। तो जब सारी चीजें इंटरनली बेसिस पर की जा रही हैं तो इंटरनली बेसिस पर ये सारे हेड किसको बनाया जाएगा, इसका वो बनाया जाएगा हमारा मैनेजमेंट को। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शेयर होल्डर को इंटरनल कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने जो एनुअल जनरल मीटिंग में जिसको अपॉइंट किया है उनसे उनको अच्छी रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो उनको इंटरनल ऑडिटर से कोई लेना देना नहीं है। वहीं स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी इंटरनल ऑडिटर से कोई मतलब नहीं है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी कोई इंटरफेयर नहीं करती, उन्होंने तो गवर्नमेंट सिर्फ उसके बेसिस पे काम करेगी कि जो भी कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा रूल बनाए गए हैं, कंपनीज एक्ट में रूल दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग एक कंपनी उनको फॉलो कर रही है या नहीं, बस इतना काम होता है। तो इसको रिमूव करना, इसको अपॉइंट करना एक मैनेजमेंट का काम है। अब वो इसको अपॉइंट करे या ना करे ये भी डिसीजन एक मैनेजमेंट का ही होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूटीन चेकिंग रिड्यूसेस द, अब जो रूटीन चेकिंग है वो क्या कमी करती है, ठीक है, क्या रिड्यूस करेगी आपकी, वर्क ऑफ एन ऑडिटर, लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, बोथ अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने अभी आपको साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, बस पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चन वही है। अब देखिए रूटीन चेकिंग यानी कि इंटरनल चेक। अब इंटरनल चेक होगा तो उससे क्या कमी आएगी, उससे कमी आएगी एक ऑडिटर के काम में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑडिटर का काम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर रूटीन चेकिंग कंपनी में की जाएगी, क्योंकि सब कुछ पहले से ही सिस्टमैटिक वे में किया हुआ होगा, सारे ट्रांजेक्शन सही तरीके से होंगे और एविडेंस के प्रॉपर उनके एविडेंस वहां पे मौजूद होंगे, सारी चीजें अच्छी सिस्टमेटिक वे में चलेंगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन देखना है तो वहां पर आपको लगे अरे इसका तो वाउचर ही नहीं है, इसका तो एविडेंस ही नहीं है, ये कहाँ से एंट्री हो गई। तो वहां पर उनकी सब्सिडरी बुक भी अवेलेबल होंगी सिस्टमेटिक वे में, तो आप कभी भी अगर कोई भी ऑडिटर चाहता है रैंडमली तो वो उनको चेक कर सकता है। तो रूटीन चेकिंग से क्या होता है, एक ऑडिटर का काम जो है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ऑडिट इज कंडक्टेड रेगुलरली और इरेगुलरली थ्रू आउट द ईयर इट इज कॉल्ड, यानी कि जब भी हमारी ऑडिट कंडक्ट की जाती है या फिर ऑडिट होती है, अब रेगुलरली बेसिस पर हो या फिर इरेगुलरली बेसिस पर थ्रू आउट द ईयर, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, या फिर इंटरिम ऑडिट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑडिट की, जो कि यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि रेगुलर और इरेगुलर दोनों तरह की बेसिस पर की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। यहाँ पर देखिए साफ साफ दे रखा है नियमित रूप से या अनियमित। अब कैसे भी हो सकती है, देखिए एक होती है डेली बेसिस पर, डेली जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको आप डेली डेली रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, एक तो ये हो गई। और एक हो गई आपकी डेली ना करके आप वीकली मंथली कर रहे हो, लेकिन हो तो आपकी हमेशा के लिए रही है, पूरे साल हो रही है, तो इसलिए इसको कॉन्टिन्यूस ऑडिट बोला गया है। स्टैट्यूटरी ऑडिट वो ऑडिट होती है जो कि कंपलसरी होती है और जिसको करवाना जरूरी होता है, किस पर्पज से, कि क्योंकि आप सबको पता है कि कंपनी के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका पैसा कंपनी में लगा होता है, तो उनको ट्रू इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये ऑडिट की जाती है। इंटरनल ऑडिट की जाती है इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पर, कि जो भी कंपनी के अंदर काम हो रहा है वर्कर्स के द्वारा वो सही तरीके से जो भी पैरामीटर्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। इंटरिम ऑडिट होती है जो कि जो भी ऑडिट होगी उस जैसे 2 टाइम पीरियड है, हर महीने ऑडिट होती है, उनके बीच में एक और ऑडिट कराना, वो हमारा इंटरिम ऑडिट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ऑडिट हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमें बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो हमें करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेक, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आर द सेम, इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फोर्थ ऑप्शन है इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट।
देखिए यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट की बात करनी है। तो आप सबको मैं बता दूं, जो इंटरनल कंट्रोल होता है उसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं। एक आता है हमारा इंटरनल ऑडिट, और दूसरा पैरामीटर जो आता है वो होता है इंटरनल चेक, जिसके अंदर इंटरनल कंट्रोल के अंदर ये दोनों काम करते हैं। इंटरनल कंट्रोल आप किस तरह से करोगे, या तो आप इंटरनल चेक करवाओगे जो भी आपने रिकॉर्ड्स किए हैं उनका, और या फिर आप इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कराओगे उसी के थ्रू, तो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनल ऑडिट जो है किसका पार्ट बन जाएगा, इंटरनल कंट्रोल का। ऑप्शन वन बोल रहा है इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेक। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, जबकि इंटरनल कंट्रोल है इसका पार्ट, ना कि इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक का पार्ट है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आर दी सेम। नहीं, सेम नहीं है। इंटरनल चेक में सिर्फ चेक किया जाता है, इसमें कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती, जबकि इंटरनल ऑडिट में एक रिपोर्ट भी दी जाएगी। जो भी फाइंडिंग्स मिलेंगी कि हाँ ये सही तरह से हो रहा है या नहीं, इन सब के बेसिस पे इंटरनल ऑडिट में एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, जबकि चेक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ऑप्शन ये भी हमारा कट गया। फिर है हमारा इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। अगेन वही वाली बात है, इंटरनल कंट्रोल इसका पार्ट नहीं है, इंटरनल ऑडिट इसका पार्ट होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, और सारे ऑप्शंस भी। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट ऑडिट इज। अब मैनेजमेंट ऑडिट क्या है आपको ये बताने हैं। ऑप्शन है ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी बाय इट्स ओन मैनेजमेंट, यानी कि जो भी अकाउंट्स है उनको ऑडिट करना कंपनी के खुद के मैनेजमेंट के द्वारा। सेकंड ऑप्शन है ऑडिट ऑफ द कंपनीज अकाउंट डन बाय गवर्नमेंट ऑडिटर्स, यानी कि जो भी ऑडिट है कंपनी का वो गवर्नमेंट ऑडिटर्स के द्वारा करवाया जाए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो मैनेजमेंट की कमियां हैं या फिर मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, फेल तो नहीं है वो उसको करने में, ये सारी चीजें चेक करना। थर्ड ऑप्शन है पीरियडिक सेल्फ अप्रेजल बाय मैनेजमेंट, यानी कि पीरियडिक बेसिस पे सेल्फ मैनेजमेंट करना मैनेजमेंट के द्वारा, उनकी फंक्शनिंग को लेकर, उनके ऑपरेशंस को लेकर। फोर्थ ऑप्शन है इंस्पेक्शन ऑफ कंपनीज अकाउंट बाय गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू प्रिवेंट ऑपरेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, यानी कि इंस्पेक्शन करना गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कि वो किसी भी तरह का जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए कोई ऑपरेशन का काम तो नहीं कर रहा। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर होता है उनको उत्पीड़न का, या फिर उनको किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट करने का। आप इसका एक्सप्लॉइट लेकर भी चल सकते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है। तो देखिए मैनेजमेंट ऑडिट की यहाँ पे बात करें तो नाम से ही साफ पता चल रहा है मैनेजमेंट के द्वारा किया गया ऑडिट, यानी कि यहाँ पे एक टाइम बेसिस पर जो भी उन्होंने टाइम मेंशन किया है, डेली बेसिस पर हो गया या फिर वीक बेसिस पर हो गया, एक पीरियोडिक बेसिस पर यहाँ पे मैनेजमेंट सेल्फ अप्रेजल करता है सारे एस्पेक्ट को लेकर। अब वो उनके ऑपरेशन भी हो सकते हैं जो उनको टारगेट दिया उसके बेसिस पर हो सकते हैं, उनकी फंक्शनिंग के बेसिस पर हुए हो सकते हैं। तो ये खुद का सेल्फ अप्रेजल यहाँ पे किया जाता है, उसको मैनेजमेंट ऑडिट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटिंग विच इज टेकन अप व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर रेडी इज कॉल्ड। अब हमें बताना है ऑडिट जो कि अंतिम खाते के बेसिस पर तैयार किए जाता है वे क्या कहलाती है, पीरियोडिक ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट या फिर इरेगुलर ऑडिट। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है फाइनल अकाउंट रेडी किए जाते हैं जिसके बेसिस पर। ठीक है, यानी कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो गया उसके बाद आप ऑडिट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखिए जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाते हैं उसके बाद जब हम ऑडिट करते हैं तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक ऑडिट। क्योंकि पीरियोडिक ऑडिट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक इसका समय है जो कि 1 साल बाद ही करनी है, बीच में ये कभी नहीं की जाएगी। यानी कि हर साल इसका ऑडिट होगा, और वो कब किया जाएगा ये वाली ऑडिट, वो की जाएगी जब हमारे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। पीरियोडिक ऑडिट का मतलब होता है पीरियड आपने फिक्स कर दिया कि इस पीरियड पे ये ऑडिट होगी। अब वो पीरियड क्या है, जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर होती रहती है, यानी कि ये पूरे थ्रू आउट लाइफ चलेगी, ऐसा नहीं है कि अभी हो गई अब आगे कभी नहीं होगी, जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलती रहती है। इंटरिम ऑडिट होती है, दो ऑडिट के बीच में एक ऑडिट कंडक्ट कराई जाती है, अचानक से हो सकती है, उसको बोलते हैं हम इंटरिम ऑडिट। इरेगुलर ऑडिट होती है, इसका कोई टाइम नहीं है, ये कभी भी कंडक्ट कराई जा सकती है, इसको इसलिए बोलते हैं हम इरेगुलर ऑडिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
When accounting work is distributed among the staff members in such a way that the work done by one person is independently or automatically checked by another person, the system is called। यानी कि ऐसा अकाउंटिंग वर्क जो कि आप स्टाफ मेंबर्स को अलोकेट कर दिया गया है, जिसमें ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एक पर्सन का काम काम जो है वो दूसरा पर्सन चेक कर रहा है उसे। ऐसा एक सिस्टम बना दिया गया है कि ऑटोमेटिकली एक पर्सन की चेकिंग दूसरे पर्सन के द्वारा हो रही है और दूसरे पर्सन की तीसरे पर्सन के द्वारा। तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, टेस्ट चेकिंग या फिर कॉन्टिन्यूस ऑडिट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरह की सिस्टम की या ऑडिट की, तो देखिए इसमें साफ दे रखा है कि यहाँ पे चेक किया जा रहा है एक पर्सन का काम दूसरे पर्सन के द्वारा। तो देखिए ये क्यों किया जाता है? एक कंट्रोल बनाने के लिए, जिससे कि फर्स्ट पर्सन को लगे, एक पर्सन को लगे कि मुझे सही करना है काम, क्योंकि मेरा जो काम है वो दूसरा पर्सन चेक करेगा, और दूसरे को लगे कि मुझे सही करना है क्योंकि मुझसे आगे जो पर्सन है या मेरे बाद जो काम करेगा, इस फाइल को देखेगा, उसको ये मिल जाएगा, वो मेरी रिपोर्ट देख सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंट्रोल हो रहा है। और ये कंट्रोल किसके बेसिस पे कर सकते हैं? हम इंटरनल चेक के थ्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके थ्रू क्या होता है, कंट्रोलिंग भी रही कि अगर आपने किसी पर्सन को कोई टारगेट दिया है तो उसको वो टारगेट करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो दूसरे पर्सन को पता चल जाएगा कि हाँ इसका टारगेट पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से कंपनी को इसका इतना लॉस हुआ है, या फिर ये प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हर किसी को पता रहेगा कि एक दूसरे की रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग करने के लिए इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है। तो इंटरनल चेक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज ड्यूटी बाउंड टू। अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो किसके लिए बाउंड है, हमें ये बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। रिव्यू द मैनेजरियल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, जो भी मैनेजरियल प्रोसेस और प्रोसीजर्स होते हैं उसको रिव्यू करने के लिए। प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनी लॉ, यानी कंपनी लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए वो बाउंड है। सबमिट अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के मेंबर्स को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बाउंड है। फोर्थ ऑप्शन है, वेरीफाई फिजिकली द वेरियस असेट्स ऑफ द कंपनी, यानी फिजिकली उसको वेरीफाई करना सारी एसेट्स को जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो एक कौन सा ऑडिट यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पूछा गया स्टैट्यूटरी ऑडिट किसके लिए बाउंड है। तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में बताना है। देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट का सबसे मेन काम जो होता है वो होता है जो भी ऑडिट वहां पे हो रही है, कंपनी के अंदर ऑडिट की जा रही है, ठीक है, वो काम करने के बाद जो भी उसने काम किया है उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना, और जो कंपनी का जो ओनर है, ठीक है, वो जिसको कंपनी का रियल ओनर कौन कहलाता है, शेयर होल्डर्स, तो उन शेयर होल्डर्स को वो रिपोर्ट देना एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ये सबसे मेन काम होता है। ठीक है, जो भी उसने काम किया है उसकी रिपोर्ट किसको देना, जो भी कंपनी का हमारा रियल ओनर है यानी कि शेयर होल्डर्स। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी को क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिव्यू करना मैनेजरियल प्रोसीजर को, ये इसका काम नहीं होता है। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना ये भी इसका काम नहीं है, ये अकाउंटेंट का काम है। वेरीफाई करना ये भी इसका काम नहीं है। ठीक है, इसका काम होता है जो भी इसने काम किया है उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार करे और कंपनी के मेंबर्स को, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनल ऑडिट इज डन। अब जो इंटरनल ऑडिट है वो की जाती है कब? टू हेल्प मैनेजमेंट को मदद करने के लिए, इन डिक्लेयरिंग डिविडेंड, या फिर टू स्टॉप कैपिटल इरोजन, जो कैपिटल इरोजन होती है हमारी पूंजी क्षरण जिसको बोलते हैं, उसको रोकने के लिए। टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आ रही है उसको रोकने के लिए। टू गाइड इन प्राइस फिक्सेशन, जो प्राइस फिक्सेशन है उसमें उनकी मदद करने के लिए कि इतना प्राइस होना चाहिए आपको प्रोडक्ट का। ठीक है, तो हमें इंटरनल ऑडिट में क्या करता है काम, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे इंटरनल ऑडिट की यहाँ पे बात करें तो इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि जो भी कैपिटल का काम है, कैपिटल किस हिसाब से यूज की जा रही है, कैपिटल किस तरह से ज्यादा बेटर वे में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये काम करना होता है हमारा इंटरनल ऑडिट का। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टू स्टॉप कैपिटल इरोजन।
ठीक है, क्योंकि एक संस्था के जितने भी हिसाब किताब होते हैं उनको समय समय पर कितना सैलरी दी गई है, कर्मचारियों के द्वारा क्या कैसे सारा सिस्टम है करना है, ये सारी चीजें हमारे इंटरनल ऑडिटर देखता है। तो इंटरनल ऑडिट के अंदर ये सारे काम किए जाते हैं। अब बात करें इंटरनल ऑडिट की, तो देखिए टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिक्लेयरिंग डिविडेंड, ये फाइनल अकाउंट से हो जाएगा। ठीक है, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, वहां से हेल्प हो जाएगी। टू गाइड इन प्राइस फिक्सेशन, अगेन हम जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उनके बेसिस पर हम इजिली यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि हमारे को जो बजट प्रिपेयर किया गया है, जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, वहां से हम इनको गाइडेंस मिल सकती है कि हमें अपने प्राइस कितने रखने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हेल्प नहीं करेगी, इंटरनल ऑडिट हेल्प करेगी कैपिटल इरोजन को स्टॉप करने में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनल कंट्रोल कवर्स द फॉलोइंग। अब देखिए आप, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे जो बताया था वो एग्जैक्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। इंटरनल कंट्रोल में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, उसी के बेसिस पर आपको आंसर करना है। फर्स्ट है स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड फिजिकल कंट्रोल ऑफ असेट्स। थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है हमारा इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड फिजिकल कंट्रोल ऑफ असेट्स। तो हमें बताना है इंटरनल कंट्रोल के अंदर कौन कौन से 2 एस्पेक्ट कवर होते हैं, या फिर 3 या 4। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंटरनल कंट्रोल हम क्यों करते हैं, ये देखने के लिए कि जो भी टारगेट, जो भी ड्यूटीज दी गई हैं वो सही से हो रही हैं या नहीं, जो भी पर्सन कंपनी में काम कर रहा है उसके जो भी जॉब अलोकेट की गई है उसको वो सही से कर रहा है या नहीं, ये देखना होता है। ठीक है, अब ये आप कैसे चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल में 2 एस्पेक्ट थे। फर्स्ट था हमारा इंटरनल चेक एंड सेकंड था हमारा इंटरनल कंट्रोल। इसके बेसिस पर आप कर सकते हैं, बाकी के ऑप्शंस की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इन 2 के बेसिस पर आप ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल हमें दे रखा है, सॉरी इंटरनल ऑडिट, जिसके बेसिस पर हम इंटरनल कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या चीजें कवर की गई हैं, तो ये 2 चीजें हैं, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, जो इसके अंदर कवर किया गया है। स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारा इंटरनल काम नहीं होता, ये एक्सटर्नल काम है। मैंने आपको बताया ये इसकी रिपोर्ट किसको जाती है, शेयर होल्डर्स को, जो कि हमारे एक्सटर्नल पार्टी हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखिए फिजिकल कंट्रोल ऑफ असेट्स, ये भी हमारा इंटरनल कंट्रोल का काम नहीं है। हमारा इसमें कवर होती हैं सिर्फ 2 चीज, इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, सॉरी इंटरनल ऑडिट, जिसमें ये हमारे असेट्स भी यहाँ पे कंट्रोल कर ली जाएगी, जो भी हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ये सारी चीजें ही हमारे हमारी इन 2 चीजों में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिटर इन अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय। अब जो इंटरनल ऑडिटर है वो कंपनी में अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर द कंपनी लॉ बोर्ड। तो यहाँ पर बात करें इंटरनल ऑडिटर की कंपनी में किसके द्वारा अपॉइंट किया जाते हैं, तो ये अपॉइंट किए जाते हैं इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिटर इज हेल्पफुल इन रेस्पेक्ट ऑफ। इंटरनल ऑडिटर जो है वो हेल्पफुल होता है किस रेस्पेक्ट में, इंटेंसिव ऑडिटिंग के हेल्प में के रूप में, लीगल ऑडिटिंग, इंटरनल चेकिंग, या फिर प्रिवेंटिंग दी एरर्स एंड फ्रॉड्स के लिए। तो इंटरनल ऑडिटर की बात करें तो इंटरनल ऑडिटर का काम होता है जो भी कंपनी के अंदर कार्य किए जा रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, उन सब की डीप स्टडी करना है, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है उसको इजीली फाइंड आउट किया जा सके। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटर का काम होता है कैसा, इंटेंसिव ऑडिटिंग का। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर लीगल ऑडिटिंग, इंटरनल चेकिंग और प्रिवेंटिंग ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, ये तीनों पॉइंट हमारे किस में कवर हो जाएंगे, ये हमारे इस पॉइंट में कवर हो जाएंगे। क्योंकि जब डीप स्टडी होगी, डीप ऑडिटिंग होगी, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसमें कवर होंगे और ये सारे इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेज एंड इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट इज रिक्वायर्ड स्टैट्यूटरली।
यानी कि अब इसमें हमें बताना है कि किस प्रकार के उद्यमों और स्वतंत्र वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक है। कंपनी में, पार्टनरशिप फॉर्म में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर रजिस्टर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटर की, ऑडिट की, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंपनीज के अंदर ये रखना अनिवार्य हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाए। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में डिपेंड करता है मेंबर्स पे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी उनके मेंबर्स में डिपेंड करता है, और रजिस्टर फॉर्म में भी। जबकि कंपनी में क्यों कंपलसरी होता है? क्योंकि कंपनी में बाहर की पार्टियां भी इन्वॉल्व होती हैं, उनका इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए यहाँ पर एक ऑडिट होना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज। अब जो ऑडिट होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसे क्या कहा जाता है? पीरियोडिक ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑडिट, इंटरिम ऑडिट या फिर कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऑडिट की बात करें जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, तो उसको अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, उसको बोलते हैं पीरियोडिक ऑडिट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ। इंटरनल चेक किसका पार्ट है ये बताना है। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, एनुअल ऑडिट या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट। अभी अभी मैंने आपको ये समझाया था, ये हमारा इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, a written plan containing details regarding the conduct of a particular audit is called। अब एक रिटन प्लान है जिसके अंदर सारी डिटेल्स हैं हमारी, किस तरह से कंडक्ट होगी ऑडिट, उसके बारे में, उसको क्या कहा जाता है? ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट मेमोरेंडम, ऑडिट नोटबुक या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर हम ऐसे रिटन प्लान की बात करें तो देखिए इस प्लान जिसके अंदर सारे चीजों के बारे में मेंशन होता है, क्या कैसे करना है, उसको बोला जाता है ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें अंकेक्षण से संबंधित सारी चीजें डिटेल में डिस्क्राइब की गई होती हैं, जिसके बेसिस पर उसको सारी अपनी ड्यूटीज करनी होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज डिटरमाइंड बाय। अब जो इंटरनल ऑडिट का जो स्कोप है वो डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे इंटरनल ऑडिट के स्कोप की बात करें तो इंटरनल ऑडिट का जो स्कोप होता है वो हमारा यहाँ पे निर्धारित किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल की बात की जा रही है। तो इंटरनल की सारी एक्टिविटीज कौन देखते हैं? मैनेजमेंट देखता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मैनेजमेंट का काम होता है कि एक इंटरनल ऑडिट को क्या कैसे चीजें करनी है, उनको कितने रिस्ट्रिक्शंस देने हैं, उनको कितनी पावर देनी है, ये सारा काम हमारे मैनेजमेंट का होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।